अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर, सर तो प्रॉब्लम नहीं है, लाइट है ना? सर अभी तो है, लग रहे लाइट रहे, देखें अब क्या होता है। इंशाल्लाह। सर वालेकुम अस्सलाम। फिलहाल तो लाइट है सर, देखें आगे क्या होता है। सर ये हमारे कुरंगी एरिया में बहुत मसला है सर लाइट का, से भी ज्यादा। दिन में तो चलो सोलर वो सारा कन्वर्ट करवा दी। बस यार लाइट हमारे यहाँ जाती है, लाइट सुबह 5 बजे जाती है। चलो एक फ़ायदा हो जाता है। मैं अपनी बेगम से ही कह रहा था कि अब कम से कम नमाज के लिए आँख खुल जाती है। सही बात है सर। कि इलेक्ट्रिक वालों को ना सवाब मिल रहा है हमारी तरफ से। नहीं सर, गुनाह ही मिल रहा होगा, इंटेंशनली नहीं उठा रहे होंगे वो आपको नमाज के लिए। HVAC के भी आपने लेक्चर तमाम ले लिए मेरे ख्याल में। यस सर, 8 लेक्चर लिए। ले लिए ना पूरे? सर वो टेबल देखना सिखाइएगा आज। हाँ, वो टेबल मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा ना उसका डिस्कस करूँगा, क्या नाम है, HSE जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सर ये पेपर का पार्ट है जो आपने उसमें EMS में भी वो US IPA का बताया था, अभी ये भी बता रहे हैं, तो ये पार्ट होगा पेपर का। बिल्कुल बिल्कुल, इसको डिस्कस कीजिएगा, इसको पढ़िएगा आप, दिस इज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स है, आपको स्टैंडर्ड्स नहीं पता होंगे तो फिर कैसे आगे चलेंगे। एशरे क्या है, एशरे क्या करता है, थर्मल कंफर्ट है, फिर उससे रिलेटेड थर्मल कंफर्ट का प्रॉब्लम होता है तो हम HVAC लगाते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर HVAC लगाने की जरूरत क्या है। सर असल में वो जो डिस्कशन वाले दोनों लेक्चर हैं वो आपको बताया था क्या मसला हुआ ना मेरे साथ। अच्छा, उससे थे नहीं वो तो आप? काइंडली सर वो होता था, दोनों में प्रेजेंट था, लेकिन दरमियान में इंटरनेट का एक दफा इशू हो गया, एक दफा जो है ना वो लाइट चली गई। मैं वो अपलोड अपने ख्याल में मैं अपलोड किया है नहीं, मैं कल आज रात तक मैं ये सारे जो हमारी इंटरेक्टिव सेशन है ना, मैं यूट्यूब पे। हाँ जी सर वो जैसे पोर्टल में देख रहा था मैं, जो आपने सेशंस अपलोड किए हुए ना वो प्राइवेट हुए हैं, तो उनके नहीं, एक्सेस अब नहीं है। अब वो कौन से जो क्या नाम है, EMS में भी सर, GIS में भी आपने सबमिट कर दिया है ना अपलोड? इंटरेक्टिव जो है, कुछ में मतलब जी इंटरेक्टिव, वो मैंने सारे पब्लिक कर दिए, अब कल रात कर दिए थे। ठीक है सर। सर ये HVAC के लाजमी कर दीजिएगा ताकि जरा जो प्रॉब्लम हुई हमें, ताकि हम लोग दोबारा अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं इस थैंक वजह से यू। कहता हूँ कि थोड़ा सा ना मैं बोलते हुए भी एहतियात करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, तो फिर ये कि बाद में मसला ना हो जाए। जी अच्छा सर, बिल्कुल। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन वो लूज लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। शहरियार, जी सर। शहरियार भाई, वो इस पे काम शुरू करना है, जो हमारा एक प्रोजेक्ट था वो भी तकरीबन आपका HVAC है वो। सर। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। बिल्कुल ऐसा ही है सर। है ना, उस पे सर काम। क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है। उस्मान क्या हाल है? उस्मान सर उस्मान तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे पूछ रहा है कि पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहा है। अभी भी यार मिल तो चुका है सर। नहीं, असल सर में के दीदार को तरस गए, नहीं, असल फूल में आवाज ही सुनते दीदार तो हुआ नहीं सर। असल में अटेंडेंस पक्की करता है अपनी उस्मान जो है ना। साथ साथ बच्चे भी संभाल रहे हैं, साथ साथ फाद साहब शायद बच्चे भी संभाल रहे हैं साथ साथ। इनकी बेटी हुई है? वर्क फ्रॉम होम में तो यही होगा। हाँ, वर्क फ्रॉम में, ये होम में यही होता है। वो इतना बड़ा कौन आ गया हमारी क्लास में? हट रही है भाई, उसकी हट रही है। सारी जिंदगी याद रहेगा। फाद साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। सर बेटा सर। अच्छा बेटा की बात हो। माशाल्लाह, बहुत। कौन से कितने हो गए सर? 3 हो गए सर, ये 7वें महीने में। नवाब साहब माशाल्लाह। तो ये आपके पहले दो वो भी बेटे हैं? एक बड़ा बेटा, फिर सर उसके बाद बेटी, और उसके बाद ये छोटे साहब। सेम मेरे भी ऐसा तरतीब चल रही है। अच्छा माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। बस
इनके अब खड़े हो गए तो ये खामोश हो गए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मैं भी अटेंडेंस लगवाने के लिए आ गया। कौन? अदनान सिद्दीकी साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप अल्लाह का शुक्र है। हमने जीआईएस में भी आज कोई खास डिस्कस नहीं किया, बस वो पुराना जो था वो लेट लॉन्ग के हवाले से डिस्कस कर लिया था और सीजन्स के हवाले से डिस्कस कर लिया था, वो आपको पता होगा सारा। आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जीआईएस स्टार्ट करें सर। इतना इशू नहीं होगा। हाँ, एचपीएससी हमारे लिए शायद ज्यादा नहीं एचपीएससी में अच्छा जीआईएस का जो आखिरी 11 और 12 लेक्चर है उसमें न्यूमेरिकल है, वो आपने करने हैं लाजमी। सर मिड में कितने शामिल है लेक्चर? वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। 11 लेक्चर अपलोड हो गए क्या एचपीएससी? मैंने सारे डाल दिए। ये जो आज का हमारा जो डिस्कशन है ये भी अपलोड ही करूंगा मैं। एचवीएससी और जीआईएस का पेपर सर, एचवीएससी और जीआई का पेपर बैक टू बैक होगा? मुझे यार इसका आइडिया नहीं है। एक वीक के बाद गैप से होगा। हेलो हाँ सर, मुश्ताक बात कर रहा हूँ। हाँ मुश्ताक, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सर ये जेईएस के कितने क्लास हो गए टोटल? जीआईएस के कितने लेक्चर हो गए? 12। जेईएस के 12 लेक्चर हो गए? नहीं भाई, अभी तो लेने हैं मैंने, तकरीबन 24-25 करूंगा। ये मैं समझ गया हो गए सारे। अच्छा स्टार्ट करें? यस सर, बिल्कुल करें मेरे ख्याल में तकरीबन कितने ये इलेक्ट्रिकल वाले मुनीर अब्बास, मैं दोबारा कॉल करूंगा आपको। मुनीर अब्बास, कोई रिस्पांस नहीं आता इनका। सर ये सुन चल रहे बहुत ज्यादा, इनसे पता कर ले खैरियत है सब कुछ। ये आप तो ऑनलाइन जाते ही आने के बाद क्या होता है? हाँ ये बिल्कुल नहीं होते, या तो ये ऑनलाइन करके ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं हम। व्हाट्सएप से इनका नंबर निकाल के कॉल कर लें इनको। अच्छा स्टार्ट करें। मैं ये थर्मल कंफर्ट का ना वो खोल रहा हूँ, क्या नाम है इसका, ये वही है मेरे पास, थर्मल कंफर्ट और एचएससी। ठीक है, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गया, इसके मैं नोट्स शेयर नहीं करूंगा, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, लिंक शेयर कर दूंगा। एचएससी हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, इसका जो हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ना थर्मल कंफर्ट के हवाले से दिया हुआ है। देखिए दो बातें थी, आपने शायद अगर निगोश के अंदर भी देखा हो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, तो उसके अंदर दो बातें हैं, वर्किंग इन हॉट कंडीशंस एंड वर्किंग इन कोल्ड कंडीशन। तो ऑक्यूपेशन ठीक है, ये तो प्योरली आपका हेल्थ एंड सेफ्टी जो है आपको वो वर्किंग इन हॉट कंडीशन, वर्किंग इन कोल्ड कंडीशन। क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं व्हेन यू आर वर्किंग एट इन कोल्ड कंडीशंस? आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट, वो फ्रोजन बाइट हो जाता है, इससे फ्रोजन बाइट होता है, स्किन हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ एयर हो सकती है, और मॉइस्चर कंटेंट जो एक तो उसके अलावा फ्रोजन बाइट प्रॉब्लम फेस फ्रोस्ट बाइट कहलाता है, वो फ्रोस्ट बाइट, फ्रोजन बाइट नहीं होता, फ्रोस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट कहलाता है। चले जी सही, नोमान ने बताया। हाँ सर, फ्रोस्ट बाइट हो जाता है। अच्छा जी, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है और फ्रॉस्ट बाइट है। इसके अलावा स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन डैमेज होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्किन का आता है क्योंकि आपके वो रैशेस पड़ के फटना शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम होता है वो हाइपोथर्मिया कहलाता है। हाइपो नहीं, हाइपोथर्मिया इज डिफरेंट थिंग। उसमें एक डिजीज जो है हमारी, सॉरी जो प्रॉब्लम आता है वो हाइपोथर्मिया। हाइपो मींस बिलो, कम हो जाना, हाइपर मींस ज्यादा हो जाना। कहते हैं ना ये बंदा बहुत हाइपर हो जाता है। हाइपर मींस कि वो अपनी जो उसका जो नॉर्मल जो लेवल है वो उससे बहुत बढ़ जाता है। तो हाइपरथर्मिया होता है, हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया किस कंडीशन के अंदर होता है? आपने कभी उसकी नेशनल ज्योग्राफिक पे वीडियोस देखी होंगी, उसमें आई शुडंट बी अलाइव एक वीडियो आती थी, आई शुडंट बी अलाइव। हाँ मैंने देखी है सर, वो बहुत सारी। आई शुडंट बी अलाइव में क्या था, एक साहब जो थे वो प्लेन पे जा रहे थे और नीचे गिरे, उसके बाद जो बहुत शदीद ठंड थी, उनका ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाता है। फिर उनको वो कहते हैं मुझे खतरा ये था कि मुझे हाइपोथर्मिया ना हो जाए। तो हाइपोथर्मिया मींस बॉडी का हमारा एक टेम्परेचर है, याद रखिएगा। थर्मल कंफर्ट क्या है हमारा? वी आर, आपको पता है वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और वी हैव टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। 35 to 37 होता है सर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 35 to 37। ठीक है। और अदनान सिद्दीकी साहब, हमारे स्किन का टेम्परेचर कितना होता है?
स्किन का टेम्परेचर सर ये तो वेरी कर रहा होता है। नहीं, नहीं करता। जब बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है, बॉडी का टेम्परेचर भी वेरी करता है सर। क्यों? आपका 37 जो है वो स्टैंडर्ड है। अगर आप 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए तो इट मींस आपको फीवर है। सर काइंडली ये माइक्स बंद करवा दे, बहुत शोर आ रहा है पीछे। कोरोना इसके अंदर सर ये है कि हाँ जी बोले। ये बॉडी टेम्परेचर जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, और सिर्फ पर्सन के अंदर भी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टेम्परेचर होता है, लेकिन नॉर्मल जो कंडीशन जो रेंज बताई ना अभी ये जो बोल रही थी खातून, ये वो उस रेंज में रहता है। अच्छा, और स्किन का जो मैंने पढ़ा था ना कि स्किन का टेम्परेचर जो है एक इंडियन मैं ऑथर की वो पढ़ रहा था, तो स्किन का टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम होता है और ये नियरली होता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब स्किन जो है वो आपको ठंडा पानी अच्छा लगता है, ज्यादा गर्म पानी बहाएंगे तो वो आपको स्किन पे जो है ना वो ऑड सा फील इरिटेशन होती है। हाँ इरिटेशन होती है। तो स्किन का टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है और इसकी रेंज है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो उसी को हमने, क्योंकि स्किन आपका मेजर है थर्मल कंफर्ट के लिए, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्किन के अंदर आती है। तो ये एक तो प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी, एक तो हीट, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हाइपरथर्मिया हो सकता है, ठीक है। इश्यूज कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर, इश्यूज कॉज्ड बाय लो टेम्परेचर, दोनों तरीकों से, कोल्ड इन्वायरमेंट में या ज्यादा इन्वायरमेंट में काम करते हुए क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर यू आर वर्किंग इन हॉट कंडीशन तो क्या प्रॉब्लम आएंगे? सर अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन है सबसे पहले, हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक इज अ प्रॉब्लम। डिहाइड्रेशन है, हीट स्ट्रोक है, हाइपरथर्मिया है। स्किन डिजीजेस हो सकती है सर? स्किन नहीं हो सकती, स्किन डिजीज नहीं हो सकती। सनबर्न जो होता है सर, वो सनबर्न हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, और डिहाइड्रेशन ये हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। स्किन बर्न हीट से या यूवी से? देखिए स्किन बर्न एक तो यूवी से है, वो तो ठीक है, आप यूवी जब आपकी, लेकिन हीट का भी इम्पैक्ट होता है। हीट का भी इम्पैक्ट होता है, और जो हमारे जो बर्न होता है वो नॉर्मली कोल्ड से होता है, शायद जो मुझे याद पड़ रहा है, मैंने निबोश के अंदर पढ़ा था। जी सर, कोल्ड बर्न होता है। कोल्ड बर्न होता है, ठीक है। तो ये सर फिर सनबर्न क्या होता है? सनबर्न भी होता है, वो सनबर्न वो भी जलाता है, वो आप, और ये भी जलाता है, दोनों ही साइड है। तो सर फिर ये सनबर्न समर में होता होगा आई गेस। हाँ, अगर गर्मी जी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ गर्मी है तो आपको सनबर्न होगा। तो इसको मैं जल्दी गो थ्रू कर लेता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, टाइम मेरे पास कम है। थर्मल कंफर्ट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, ठीक है, अभी तक इसी को पढ़े जा रहे हैं। डिफिकल्ट टू डिफाइन है, ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है और वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज पे भी डिपेंड करता है, कैसी एक्टिविटीज है, और ये तीसरा पर्सनल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे अदनान सिद्दीकी साहब ने कहा। क्लॉथ्स वगैरह थे और इसमें। अच्छा, फिर व्हाट इज थर्मल कंफर्ट, व्हाई थर्मल कंफर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। बाय मैनेजिंग थर्मल कंफर्ट पढ़ा था सर, ये पढ़ाया था मैंने आपको। मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, देखिए दो चीजें हैं। एक तो अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां आपको थर्मल कंफर्ट नहीं है, एसजीएस में तो होगा मेरे ख्याल में थर्मल कंफर्ट इन सम एक्सटेंट। अच्छा, टू सम एक्सटेंट है वहां पे। अच्छा जी। तो अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अगर बात करूं तो मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, आपको प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है अगर थर्मल कंफर्ट है ना। देखिए मैं एक बात वैसे जनरल करता हूँ कि जो गोरे हैं, मतलब जो अंग्रेज हैं, यू कैन से, आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है, आपको वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी। मेरा जो ख्याल है, एक मेरा जहन जाता है कि वो प्रोडक्टिविटी क्यों दे रहे हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी ये है कि हमारा एक मजदूर है या हमारे जो लोग हैं बेचारे, इतनी शदीद गर्मी में काम करते हैं कि आपका आउटपुट वैसे ही कम हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको थर्मल कंफर्ट नहीं मिल रहा तो आप अपने एम्प्लॉय से वो वाले प्रोडक्टिविटी की तवक्को मत रखें जो आपको चाहिए, ठीक है। तो people working in uncomfortably hot and cold environments are more likely to behave unsafely, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने एक बात लिखी है, because their ability to make decision वो क्या हो जाती है, deteriorate हो जाती है। बड़ी बात है कि अगर आप उनको थर्मल कंफर्ट नहीं दे रहे तो आप फिर उनसे काम वैसा नहीं, आप काम भी 100% चाहिए तो फालतू बात है। आप एक साइकोमेट्रिक चार्ट मैंने आपको कल बताया था, तो साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है कि आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और वो एग्जांपल्स क्या है, पीपल में टेक टू शॉर्टकट
टू गेट आउट द कोल्ड इन्वायरमेंट, अगर बहुत ज्यादा ठंडा इन्वायरमेंट है वहां से निकलने की, भागने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयज है, आपने उसको पीपीई पहना दिया। आजकल जैसे मैं आपको जनरल बात बताऊं, कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, और अगर हम सेफ्टी के हवाले से देखें तो कोविड-19 का ओनली हमारे पास क्या है, सिर्फ पीपीई है, मास्क पहन लो। आज मैं मास्क ग्लव्स पहन ले, ठीक है, ये पीपीई डिस्कवर हुआ और इसके अलावा कोई चीज नहीं है। बाहर निकलो तो पीपीई पहन लो, और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकला इसका। तो एम्प्लॉय माइट नॉट वेयर पीपीई इन हॉट एनवायरनमेंट। आज भी अगर मैं सारा दिन बाहर रहा मैं तो उसमें हुआ क्या, मुझे प्रॉब्लम कि मुझसे मास्क नहीं पहना जा रहा था। तो मैं सोचने लगा कि वर्कर जो हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं वो कैसे पीपीई पहन सकते हैं। तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा आजकल, नहीं पहनते। फिर अच्छा, एन एम्प्लॉयज एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन अ गिवन टास्क मे स्टार्ट और ड्रॉप ऑफ, ठीक है, आपको कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी एम्प्लॉय की अगर आप, और एरर रकरिंग होगी विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरर रकरिंग। आप फिर उनसे उस काम की तवक्को नहीं करें जिस काम की आपको चाहिए। फिर इसमें क्या है, एडेप्टिंग टू द थर्मल एनवायरनमेंट। लोग क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं कि मैं इस थर्मल एनवायरनमेंट में काम करूं। अगर एक सप्लाई करने वाला है जो क्या कहते हैं घर घर पार्सल सप्लाई करता है, या जो हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो पिज़्ज़ा सप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कभी देखा होगा अक्सर कि वो घर पे तौलिए भी रखे हुए होते हैं, तो वो उसको एडेप्ट करते हैं बेसिकली बाय एडिंग और रिमूविंग द क्लॉथिंग, ठीक है। अनकॉन्शियस चेंजेस इन पोस्चर, अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं। चॉइस ऑफ हीटिंग, बाज़ औक़ात वो गर्मी में चले जाते हैं, ठीक है। मूविंग टू और अवे फ्रॉम कूलिंग हीट सोर्सेज, ठीक है, उन सोर्सेज दूर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो बेसिक 6 फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए थे, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। बेसिक 6 फैक्टर्स कौन कौन से, मेजर 2 फैक्टर कौन कौन से, कौन बताएगा मुझे? अमजद हुसैन शहरियार, मेजर 2 फैक्टर्स कौन कौन से थर्मल कंफर्ट के लिए? सर पहला तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, और तीसरा है हीटिंग एंड कूलिंग। नहीं, कौन बताएगा? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नहीं, आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया। सर आपने क्या पूछा, दोबारा बताएं। मैंने आपसे पूछा कि देयर आर 2 मेजर फैक्टर्स फॉर थर्मल कंफर्ट। बड़े 2 फैक्टर कौन कौन से? एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर, ये मैंने कहाँ से उठाया था? ये मैंने एचएससी की वेबसाइट पर, थर्मल कंफर्ट। ये आ गया आपका, ठीक है सर, हीट लॉस एंड हीट गेन। अरे भाई नहीं, वो बात की बात नहीं भाई, हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर है और पर्सनल फैक्टर, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ थर्मल कंफर्ट इज एयर टेंपरेचर। ये तो मैंने आपको कल बता दिया, इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। इरफान अंसारी साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, ये हमारे पीएचडी के स्टूडेंट है भाई, आपसे सीनियर है। हमारे कोर्स में ये हमारे वाइड पीएचडी के स्टूडेंट है, पीएचडी इन एनर्जी एनवायरनमेंट के, और ये मेरे ख्याल में आखिरी होंगे, क्योंकि हो सकता है आगे हम स्टार्ट करें। फिलहाल हमारे पास पीएचडी की इंटेक नहीं है। सलाम इरफान साहब, इरफान अंसारी साहब, ये भी वो मुनीर अब्बास वाला काम तो नहीं कर रहे? अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। हाउएवर एयर टेम्परेचर एलोन इज नॉट एयर टेम्परेचर अकेला कुछ नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने 2 फैक्टर्स बताए हैं, वी शुड फोकस इन 2, ये आपको 2 नजर आ रहे होंगे, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी और पर्सनल फैक्टर। और दीज फैक्टर्स मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हो सकता है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, बाज़ औकात ये एक दूसरे से इंटरमिक्स होते हैं, बाज़ औकात ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं ये 4 हैं। ये मैं आपको इसके ये भी दिखा देता हूँ, नजर आया? इलेक्ट्रिकल वाला कोई आया? असद सियाल साहब, ये सारे इलेक्ट्रिकल वाले, इनके मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, ये जो पावर सिस्टम वाले, अच्छा आपको इसमें नजर आ रहा होगा ये 1 2 3 4 5। अच्छा, इसके अंदर जो ब्लू में है, ब्लू के अंदर जो है वो आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर नजर आएंगे, और जो इसके अंदर रेड के अंदर है ये पर्सनल फैक्टर है, ठीक है। आपने इन 4 को काबू कर लिया, ये 2 काबू नहीं किए, तो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम या आपका जो फैक्टर्स हैं वो सही नहीं होगा। तो ह्यूमिडिटी है, एयर वेलोसिटी है, एयर टेम्परेचर और रेडिएंट टेम्परेचर, ये मैंने सब डिस्कस किया था। एयर टेम्परेचर तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, एयर वेलोसिटी भी डिस्कस की है, ह्यूमिडिटी भी डिस्कस की है। मैं बात करूंगा किसकी? रेडिएंट टेम्परेचर। रेडिएंट टेम्परेचर क्या होता है?
सर ये कोई वो भी तो नहीं है ऐसी जो चीजें source emit जो कि करती हैं? हीट को ठीक है। हीट कंडक्ट करके दूसरी चीज पर ट्रांसफर सर वो करता है। Temperature कंडक्शन that प्रोसेस जो move होता है that move from one body to another due to temperature difference. कह सकते हैं, ठीक है, गुड। और कुछ? ऐसा ये सर, इसमें मतलब वर्किंग मीडियम जो ना एयर होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, रेडिएंट टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर वो होती है तो basically. हीट ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, गुड। हीट ट्रांसफर सर की एक अल्फा जगह। बीटा गामा हेलो रेस, हेलो अल्फा बीटा गामा रेस, हेलो, अल्फा बीटा गामा रेस जो जी होती है, सर। ये हाँ कोई कुछ पूछ रहा था मेरे ख्याल में। अल्फा बीटा गामा रेस सर, रेडिएंट। क्या कह रहे हैं? पश्तो लग रहा है मुझे लहजा। मुश्ताक है सर, है मुश्ताक, है मुश्ताक, उर्दू में अल्फा बोलो बीटा ना। गामा मुश्ताक रेस। है ये। मुश्ताक, रेडिएंट टेम्परेचर सर क्या वो होता कह रहा है है? सर ये जो सर वो कह रहा है आवाज कट रही है, आवाज कट रही थर्मोस्फेयर से जो शुआएं, जो रेडिएशन जो रिलीज होती है ना, वहां से फिर ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करके हमारे एनवायरनमेंट, देखिए। स्ट्रेटोस्फेयर को। नहीं सर, कोई भी ऐसी सोर्स जो कि गामा रेस। टेम्परेचर या हीट को ट्रांसफर कर सके, जैसे सन हो गया, ओवन हो गया, ठीक है, किचन ठीक है, वगैरह हो गया। ठीक है, ठीक है। आज मैं कमरे में बैठा हुआ था, तो हमने एसी चलाया। एसी चलाने के बाद कूलिंग नहीं हुई, तो क्योंकि हमारी जो विंडो है एग्जैक्टली वो बिल्कुल वेस्ट की तरफ है, तो सूरज जो है ना बिल्कुल मगरिब के वक्त सामने, सॉरी जोहर के वक्त ना बिल्कुल सामने आ जाता है, तो इतनी गर्मी होती है। तो मैं सोच रहा था दैट इज द रेडिएंट टेम्परेचर, मतलब ये सोर्स है जो कि वजह बन रहा है हमारे कूलिंग सिस्टम को बेकार करने का। तो रेडिएंट टेम्परेचर अगेन वो जगह जहाँ से जो कि हीट प्रोड्यूस कर रही हो, कोई ऐसा सोर्स जो कि हीट जनरेट कर रहा होगा, वो आपका रेडिएंट टेम्परेचर कहलाएगा। इसको मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ। सो वी हैव इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एयर टेम्परेचर है, रेडिएंट टेम्परेचर है, एयर वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी है, ठीक है। पर्सनल फैक्टर के अंदर क्लॉथिंग इंसुलेशन आ गया, आपने डांगरी पहना दी किसी को, ठीक है, डांगरी पहन के वो गर्मी में काम कर रहा है, साधारण बात है। आपका जितना बड़ा एचवैक्स सिस्टम लगा लो उसके लिए प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक हीट, काम की नौयत उसकी ऐसी है कि मुस्तकिल उसके जो वर्किंग है, उसकी बॉडी वर्क कर रही है, तो अल्टीमेटली ही विल प्रोड्यूस हीट। तो हम एक वन बाय वन में सर इसमें वो होता है मेटाबॉलिक हीट के अंदर के, लाइक आप खाना खाते हैं तो उसके बाद जो है ना आपको एनर्जी मिलती है फौरन से। हाँ, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर आप यू आर प्रोड्यूसिंग हीट। आपने सामान उठा के, एक मजदूर ने सामान उठा के जो है एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखा, अल्टीमेटली उसने काम किया है। या एक पर्सन की जो है ना रनिंग की जॉब है, तो आपको ऐसी जॉब जो है वो आपको गर्मी जैसे वेटर्स की जॉब होती है, जो होटल्स के अंदर वेटर होते हैं, वो उनको एसी भी चल रहा हो तो भी गर्मी लग रही होती है। तो रेडिएंट टेम्परेचर, थर्मल रेडिएशन, एक ये कौन बता रहा था रेडिएशन? मुश्ताक, तुमने रेडिएशन का लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया था। जी जी। तो थर्मल रेडिएंट टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी? कोई ऐसा सोर्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। खवातीन खास तौर पे जब किचन में काम करती हैं, किचन में काम करें और एसी लगा लें, तब बेकार, काम ही नहीं करेगा एसी। वजह क्या है कि वो जो किचन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी थर्मल रेडिएशन इज द हीट दैट रेडिएट्स फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट। थर्म मींस गर्म ही होगा, ठीक है। ऐसा सोर्स जो कि वार्म, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एनर्जी, अच्छा ये ऑब्जेक्ट वार्म भी हो सकता है, समटाइम्स यू कैन से ये ऑब्जेक्ट कोल्ड भी हो सकता है। तो दोनों को आपने इंसुलेट करना होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? यू मस्ट हैव टू इंसुलेट। आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत शदीद ठंडा मुल्क है और साथ में आपने चिलर भी लगाया हुआ है, तो आप उसको मतलब गर्म कर रहे हैं, उस रूम को, उस जगह को गर्म कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो जो रेडिएंट टेम्परेचर है, वो जो सोर्स है, वो चिलर जो है आपको कोल्ड दे रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो हीटिंग मैकेनिज्म वर्क नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पाकिस्तान की बात करें, गर्मी में आपने एसी लगा लिया, लेकिन एसी ऐसी जगह लगाया जहाँ पे कुकिंग हो रही है, तो वो दैट इज द सोर्स ऑफ रेडिएंट टेम्परेचर, ठीक है। थर्मल रेडिएशन इज द हीट दैट रेडिएट्स फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट। तो वार्म ऑब्जेक्ट से आपको हीट मिल रही है, वो वार्म ऑब्जेक्ट आपका सन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रेडिएंट टेम्परेचर हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन एयर टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर जो है एयर टेम्परेचर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। तो यही वजह है जहां आपके ये सारी चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? हाँ, रेडिएंट हीट सोर्सेज लाइक सन हो गया, फायर हो गया, इलेक्ट्रिकल वायर हो गई, ओवन हो गई, कुकर्स हो गए, ड्राई हॉट सर्फेसिस हो गई, मशीनरी हो गई, या मेटल हो गया। तो ये आपका ठंडा जो है, आपका एचवैक सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एयर वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ एयर मूविंग।
मोहम्मद अहमद ईशान, आज आप लोग लेट हैं। हेलो, अच्छा जी, इसमें ये चीज देख लीजिएगा आप, एयर वेलोसिटी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ थर्मल कंफर्ट। मिसाल के तौर पे स्टिल और स्टैग्नेंट एयर है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। मूविंग एयर इन वार्म ऑन ह्यूमिड कंडीशन, ये प्रॉब्लम कर सकती है। फिजिकल एक्टिविटी आल्सो इंक्रीज एयर मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी भी एयर मूवमेंट इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो पर्सन का लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी एयर मूवमेंट डिस्टर्ब कर सकता है। फिर ये कूल और कोल्ड एनवायरनमेंट, फर्क क्या है कूल और कोल्ड एनवायरनमेंट में, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूल एंड कोल्ड एनवायरनमेंट? पढ़ाया था मैंने, ठंडे करने वाला और जमा देने वाला। तो ठंडा कौन करेगा और जमाएगा कौन? कोल्ड जमाएगा और कूल ठंडा करेगा। ठीक है, -2 और -3। गुड। तो वही -2 पे कूल और -3 पे जो है ना -2 पे कोल्ड, -3 पे कोल्ड है और -2 पे कूल है, ठीक है। तो मे हैव परसीव्ड एज ड्रॉट कर देगा आपको, स्किन फटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक ह्यूमिडिटी में आपको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ह्यूमिडिटी हम बहुत पढ़ चुके हैं, ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब जो डिस्कस करने का है पर्सनल फैक्टर के अंदर आ जाए, क्लॉथिंग इंसुलेशन। थर्मल कंफर्ट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लॉथिंग ऑन द वेयरर। हीट स्ट्रेस करेगा, आपने डांगे पहना के खड़ा कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ सर ये बैंक में भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे बैंक में सूट बूट पहन के बैठना पड़ता है ना, तो ये फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेरा भाई जो है वो शिप इंजीनियर है, तो बॉयलर्स पे काम करता है वो, तो कहने लगा कि उसामा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब बॉयलर्स पे होते हैं तो बॉयलर का टेम्परेचर अपना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाज़ चलाने होते हैं इन्होंने, जनरेटर चलाना होता है, तो वो पानी से जला रहे होते हैं। और दूसरा वो कह रहा था मुझे कि हमें डांगरी पहनना लाजमी है, यानी डांगरी, वो बाज़ दफ़ा जब वापस आता है तो मैं उसके हाथ देखता हूँ, उसके हाथ जले हुए होते हैं बाज़ जगह से ना, उसके जैसे हीट स्ट्रोक या हीट बर्न हो जाता है ना, स्किन बर्न हो जाता है, वो अक्सर मुझे दिखाता है। क्या लगा, एक तो गर्मी बहुत होती है, यानी 45 से 48 डिग्रीज तक पहुंच जाता है जहाज का, जो शिप होता है, जो पानी के जहाज होते हैं, उसके नीचे का टेम्परेचर मुझे बता रहा था कि 48 तक, हमें 50 तक भी चला जाता है अगर हम इराक वगैरह में चले जाए। और कह रहा है ऊपर से हम डांगरी पहनते हैं तो ये डांगरी ऐसे लगता है जैसे हमें किसी ने, तो खुदा ना खास्ता कहते हैं ना, जहन्नुम का लिबास पहनाया जाएगा, तो कह रहा है ऐसा लगता है जैसे हमने वो लिबास पहना हुआ है। तो वो डांगरी जो है प्लस पॉइंट बन जाता है उस थर्मल डिस्कम्फर्ट में। तो पीपीए में भी प्राइमरी कॉज ऑफ हीट स्ट्रेस, ठीक है, ये भी प्राइमरी कॉज हो सकता है, इवन इफ द एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड एज वार्म और हॉट। क्या फर्क है कूल और कोल्ड में, वार्म एंड हॉट में? अब यही वार्म, वो इंटेंसिटी का ही जो आप बताया था पहले, ठीक है, इसको आप क्या देंगे? +2 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? +3 हो जाएगा, ठीक है। इफ क्लॉथिंग डज नॉट प्रोवाइड इनफ इंसुलेशन, अगर आपको ठंडे इलाके में काम करेगा, वेयर मे बी एट रिस्क ऑफ कोल्ड इंजरीज, सर्दी में लाके खड़ा कर दिया, वही बात कौन कर रहा था? नोमान। यस सर। सर ये तो दोनों ही नहीं निकला, ये तो फ्रॉस्ट बाइट है, तो ना फ्रोज बाइट है ना फ्रोस्ट बाइट है। ठीक है, तो फ्रॉस्ट बाइट ही फ्रॉस्ट बाइट नहीं, नोमान से ही करा था फ्रॉस्ट बाइट यार, हाँ फ्रॉस्ट बाइट यार। कोल्ड कंडीशंस के अंदर, नॉट इन कूल कंडीशंस, हमें फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, कोल्ड इंजरी सच एज, या एक और मैंने टर्म इस्तेमाल की थी हाइपोथर्मिया, जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो क्लॉथिंग आपने थर्मल डिस्कम्फर्ट के लिए बचाने के लिए, ठीक है, इन विच वी वर्क, तो आपको अगर गर्मी सर्दी में काम करा रहे हैं तो आपको उसको ऐड लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग, और अगर गर्मी में काम करा रहे हैं तो कोशिश करके उसकी लेयर्स कम कर दें ताकि वो फील। अच्छा, फिर हमारे पास है वर्क रेट, मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक हीट। इसमें द मोर फिजिकल वर्क वी डू, द मोर हीट वी प्रोड्यूस। कितना हम काम कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है, तो वो हमें वो बताती है। और इसके अलावा और फैक्टर भी है, एक तो मेटाबॉलिक रेट है, दूसरा फैक्टर ये है कि भाई आपका जो पर्सनल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप पर्सनल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक उसका साइज है, उसका वेट है, एज है, फिटनेस लेवल है, ठीक है, वेदर इज मेल और फीमेल। मेल को नॉर्मली, वैसे मैंने पढ़ा था कि मेल हैव मोर क्या कहते हैं, ससेप्टेबल होते हैं टू टेम्परेचर, उनको सर्दियों में सर्दी भी ज़्यादा लगती है, फीमेल्स को थोड़ा सा वो सर्दी में अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, तो ये एक फैक्टर है। अच्छा, फिर मेजरिंग थर्मल कंफर्ट, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं
इसके अंदर ये हो सकता है मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूँ। मेजरिंग थर्मल कंफर्ट पे आ रहा हूँ मैं, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको एक असाइनमेंट शायद मैं दे दूँ, अगर ये खुल जाए जी। दिस इज थर्मल कंफर्ट चेकलिस्ट, नजर आ रही है सबको? जी सर। नजर आ रही है? तो Yes, क्या ये sir. असाइनमेंट बन सकती है हमारी? दिस टेबल विल हेल्प यू टू कैरी आउट द बेसिक थर्मल कंफर्ट रिस्क असेसमेंट। ये आप अपने ऑफिस का करके देंगे। सारे स्टूडेंट्स जो हैं देख, छोटा सा क्विज रख लेते हैं 2-3 नंबर का। जस्ट कैरी आउट थर्मल कंफर्ट चेकलिस्ट ऑफ योर होम और योर वर्क प्लेस। अपने ऑफिस का थर्मल कंफर्ट चेकलिस्ट करके दिखाइएगा। ये आपको एचएससी की गाइडलाइन में मिल जाएगा, एचएससी, ठीक है? तो ये आपके लिए सर हेल्प, इस हाइड का लिंक आप शेयर करेंगे हमारे साथ? मैं कर दूंगा, मैं आपको एलएमएस पे भी डाल दूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है? थर्मल कंफर्ट चेकलिस्ट है। जैसे आप रजबी में काम कर रहे हो तनवीर, आप देख लो, एसजीएस वाले जो है एसजीएस में काम कर रहे हैं, वहाँ की एक चेकलिस्ट बना लें। इसके अलावा शहरियार आप अपने ऑफिस का कर लें, और बहुत सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं, तो आप ये चेकलिस्ट कंप्लीट करके लाएंगे। सिर्फ एक ही पेज की है, ठीक है? इसमें क्या है, वही जो 6 फैक्टर है। आप पूछेंगे एयर टेम्परेचर, डज द एयर फील वार्म और हॉट, ये आप अपने एम्प्लॉय से पूछे, ठीक है? टेम्परेचर इन वर्क प्लेस फ्लक्चुएट ड्यूरिंग अ नॉर्मल वर्किंग डे, करता है नहीं करता? बिल्कुल करता होगा। डज द टेम्परेचर इन वर्क प्लेस चेंज अ लॉट ड्यूरिंग हॉट और कोल्ड सीजन, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, आप बिल्कुल स्टेशनरी होता है आपके ऑफिस का, ये भी आप पूछ लीजिएगा। रेडिएंट टेम्परेचर, इज देयर अ हीट सोर्स इन द एनवायरनमेंट, आपके पास जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कोई हीट सोर्स है या कोई चिलर है? इज देयर एन इक्विपमेंट दैट प्रोड्यूसेस स्टीम, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहा हो? इज, अगर किसी के पास नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इज द वर्क प्लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल वेदर कंडीशन, करता है नहीं करता? आर योर एम्प्लॉयज वेयरिंग पीपीई, क्या ये करते हैं आपके पीपीई पहन रहे हैं मुस्तकिल? दैट यस इज, सर, आजकल कोविड-19 में तो पहन रहे सारे ही हैं पहने, सारे बेचारे मास्क पहने बैठे हैं। तो दैट इज Yes, sir. वेपर इम्परमिएबल, इससे क्या मुराद है वेपर इम्परमिएबल? फात सलीम साहब, सर उसके अंदर से जो बेसिक बॉडी का जो स्वेटिंग हो रही होती है वो बाहर निकल सकती है, यानी कि ड्राईनेस ड्राई हो जाता है या नहीं हो रहा? परमिएबल, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल की कंडीशन में आ जाएगा ना सर? परमिएबल से कि क्या मुराद होता ऐसा तो नहीं है? परमिएबल का मतलब ये है कि उसमें से जो मॉइस्चर है आपकी नहीं, बॉडी नहीं, का नहीं, लाइफ पास हो जाता है, है? परमिएबल में पास हो जाता है, परमिशन टू पास, अलाउेबल, हाँ, परमिशन टू पास, परमिएबल में पास हो जाता है ना। मोहम्मद अहमद या अब्दुल हफीज, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम्स वाले, जी जी सर, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। डू टेल मी द डेफिनेशन, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इन्वायरमेंट वालों तो चलो अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन जो पावर सिस्टम्स वाले हैं उनको तो इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब्दुल हफीज, क्या डेफिनेशन है वेपर इम्परमिएबल की? सॉरी सर, मैं अभी आया हूँ, अभी ज्वाइन किया है मैंने। आप पता नहीं किसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं आप? सर वेपर इम्परमिएबल, और कोई बता दे। इम्परमिएबल सर, वेपर इम्परमिएबल ये होगा कि कोई भी पार्टिकल्स या वेपर्स के पार्टिकल आपके उस मेम्ब्रेन से या कोई भी आपने पीपी से गैजेट पहने हुए, ठीक है, उसमें से पास आउट ना हो पाए, पास आउट ना हो रहे, मतलब परमिशन नहीं मिल रही उसको जाने के बाद, तो अल्टीमेटली वो आपको सर जिस तरह वो फायर रेजिस्टेंट हमारे पास क्लॉथ्स होते कपड़े, हैं ना, ठीक है, गुड, मतलब जिससे या पैराशूट का जो कपड़ा होता है ह्यूमिडिटी उसमें की से भी सर, जो है ना, ह्यूमिडिटी की जिससे डिफ्यूजन हो उसको हम कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन वो बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस कर देगा। आपने ऐसे कपड़े पहने जिससे एयर ही पास नहीं हो रही, होते हैं पैराशूट के कपड़े होते हैं, जैकेट्स होती हैं, या तो उससे क्या होगा, वो आपको गर्मी करेगी। गुड। डज योर एम्प्लॉइज कंप्लेन दैट द एयर इज टू ड्राई, बहुत ज्यादा खुश्क है? डज योर एम्प्लॉइज कंप्लेन दैट एयर इज ह्यूमिड, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है? इज कोल्ड और वार्म एयर ब्लोइंग डायरेक्टली इनटू द स्पेस, एयर ब्लो रही बहुत ज्यादा? आर एम्प्लॉइज कंप्लेनिंग ऑफ ड्राउट की कहीं उनको कंप्लेन तो नहीं है? ड्राउट मींस खुश्की, ड्राउट बोलते हैं कहत साली को। नहीं, ये वाला ड्राउट नहीं है, ये वाला ड्राउट नहीं सर, ये खुश्की वही वाला है है। खुश्की वो वाला सर, खाने की कमी वाला है। वो खाने वाला की कमी, ड्राउट दूसरा होता है सर, वो यार। DROUGHT होता है, पक्का? ये दूसरा है जी सर। अच्छा, तो इस वर्क रेट मॉडरेट टू इंसेंट, अच्छा वर्क रेट कैसा है? मेटाबॉलिक रेट आप उससे पूछ लेंगे भाई तुम्हारा काम कैसा है, बहुत ज्यादा रनिंग है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है, या एक ही जगह बैठने का? जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं एक ही जगह बैठ के काम करते हैं। आर एम्प्लॉयज सेडेंटरी इन कोल्ड और कोल्ड एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल है, बर्दाश्त कर लेते नहीं करते? इस पीपी बीइंग वॉर्न दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल टॉक्सिन, हम तो मुस्तकिल ही पहनते हैं
लाइक एस्बेस्टोस है, फ्लेम है, एक्सट्रीम हीट है। कैन एम्प्लॉयज मेक इंडिविजुअल अल्टरनेशंस टू देयर क्लॉथिंग, क्या वो खुद कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू देयर थर्मल एनवायरनमेंट? इज द रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन बीइंग वॉर्न, ये तो आजकल 100% हर किसी ने पहना हुआ है। बहुत कम है सर। हाँ, सर हमने तो चेकलिस्ट नॉर्मल कंडीशंस के लिए फिल कर दी है। चले नॉर्मल आज, लेकिन अगर मैं इसको आज की कंडीशन में रखूं तो डू योर एम्प्लॉयज थिंक दैट देयर इज अ थर्मल कंफर्ट प्रॉब्लम, या आप उनसे सजेशन लेंगे क्या आपका? यस सर, है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और एक छोटा सा क्विज हो जाएगा 2 या 3 नंबर्स का। आपने सर ये यस नो कमेंट्स अपडेट करने ना इसमें? हाँ, यस नो या जैसे इस पे अच्छा सर, ये पोर्टल में ही अपलोड करना होगा, करने के बाद ये क्विज के पोर्टल में अपलोड कर दें, या मुझे जो है व्हाट्सएप कर दें आप सारे, या व्हाट्सएप नहीं कर सकते पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा ताकि आपके पास एक वो रह जाए, क्या नाम है, एविडेंस इंडिविजुअली सबके अकाउंट में जो है ना वो शो भी होता रहेगा। अपलोड कर दीजिएगा, मैं इसको डाल दूंगा। और अगर वो अपलोड कर देंगे, बाकी आप मुझे इस पे भेज देंगे, क्या नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, तो मैं उसको वहां से चेक कर लूंगा और वहां से उसको नंबर काउंट कर लूंगा। ठीक है, ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर वर्क प्लेस इनसाइड द बिल्डिंग है तो फिर उसको कैसे उसी कंडीशन के रिस्पेक्ट से हम फिल करेंगे? बिल्कुल आउटसाइड है तो उसके हिसाब से। चलिए ठीक है। सर क्विज किस चीज का होगा? यही क्विज है ना? अच्छा यही क्विज है, तो ठीक। तुम बेटा अभी आए होगे, खाना खाने गए थे? नहीं मैं समझा शायद आप इसके अलावा कोई और क्विज भी लेंगे जो आपने पढ़ाया है। बात की बात है, अभी तो ये जरा हल्का पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अच्छा, मैं जरा पार्टिसिपेंट्स देख लूं कौन कौन से हैं। मैं एक दफा कॉल कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, अटेंडेंस हो जाएगी। सबसे पहले मैं कॉल करूंगा उस्मान अकबर। जी सर। चले जरा आवाज कम कीजिएगा। सर आवाज में बहुत शोर आ रहा है सर। माइक ऑफ कर दें यार, माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 अटेंडेंस ले रहा हूँ, प्लीज कॉल कर दीजिएगा। जिसकी कॉल नहीं आएगी मैं समझूंगा वो खाली जो है वो ऑनलाइन है। हाँ ऑनलाइन है। मोहम्मद अहमद उस्मान अकबर प्रेजेंट सर। अच्छा आहिस्ता यार। प्रेजेंट सर। यस सर। आहिस्ता। हसन फरीद प्रेजेंट सर। इशफाक अहमद। यस सर। प्रेजेंट सर। इशफाक अहमद, 2 आवाजें आई हैं मुझे। इशफाक अहमद या मुश्ताक अहमद? इशफाक। हेलो इशफाक सर। अच्छा सर, मेरा बेटी डेमो हो रही है अभी। इशफाक। हेलो प्रेजेंट सर। इशफाक अहमद। अच्छा चले। हेलो। हाँ ठीक है आ गई आवाज आ गई सर। आवाज नहीं आ रही। आ गई मुझे आ गई यार। नुमान अहमद खान। प्रेजेंट सर, ये रहा मैं मौजूद हूँ, हाजिर हूँ। कंजा। सर मोहम्मद अहमद प्रेजेंट। कंजा। यस सर। हो गया। अच्छा, इरफान अंसारी प्रेजेंट। इरफान मेरा प्रेजेंट लगा दो, मेरी बेटी डेमो हो गई मोबाइल की। इरफान अंसारी साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। आप जरा वो साइलेंट मोड पे थे शायद। सर जाग गए। मैंने कहा भाई असल में कहीं आया हुआ था ना सर। सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है हमारे पीएचडी के भाई। अच्छा जी आगे चले। शहरियार अहमद। नहीं सर इंशाल्लाह प्रेजेंट। अदनान सिद्दीकी, ये तो चले गए होंगे। नहीं सर प्रेजेंट सर। क्या हो गया सर? आपका क्यों? अनस नवीद। सर। यस सर। अनस नवीद। सर यस सर। मिड का कुछ बता सकते हैं कि कब से शुरू होंगे? अभी मैं यार अटेंडेंस होने दें। 5 के बाद है यार, 5 के बाद है। असद सयाल। यस सर। बदा इकबाल। सर। फहद सलीम साहब। यस सर। जवाद नाजिम। जवाद प्रेजेंट है उसको। प्रेजेंट सर। माइक का इशू है सर, उसका मैसेज है। माम अतीक। प्रेजेंट सर। सैयद जीशान अली। ये गायब हो गया ना? खात साहब गायब हो गए सर। वसीम हैदर ये भी गायब हो गए। खात साहब मैसेज करें ने। जीशान हुसैन।